देखिए, क्लास को विधिवत शुरू किया जाए। आज जो कंसंट्रेशन का टर्म हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा? नॉर्मेलिटी। कोई दिक्कत किसी को इसको लेके संशय है? संशय तो भी रहेगा ना, अभी तो लिखे ही है तो संशय रहना ही चाहिए। हर बात में हाँ कहने की जरूरत नहीं है, संशय होगा तो होगा, ठीक है। आपके मन में तो संशय होगा कि क्या होता है नॉर्मेलिटी, कैसे अलग है मोलैरिटी से, दिखने में उसका भाई जैसा लग रहा है लेकिन एन आ गया है, कुछ तो है दया नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब काम की चीज तो ये भी है, काफी ज्यादा यूज भी है इसका केमिस्ट्री में, और आगे जाके जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में काफी आपको देखने को मिलेगा इसका प्रैक्टिकल यूज, कि क्यों इस कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ा जाता है। वैसे यूज तो अभी भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्यों इस कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ा जाता है वो वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कोई कष्ट नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी देखने से पहले आपको एक दो बेसिक टर्म्स है वो देख लेना होगा पहले, ठीक है। अगर जब आप बेसिक टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक नॉर्मेलिटी को नहीं समझ सकते। अब वो बेसिक टर्म क्या है पहले हम लोग एक नजर उस पे देंगे। क्या देंगे? एक नजर बेसिक टर्म पे। तो पहला बेसिक टर्म आपको पढ़ना है कौन सा टर्म है ये? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। अब ये क्या होता है जी? नया मास आ गया। मोलर मास देखा, एबनॉर्मल मोलर मास देखा, ये इक्विवेलेंट क्या आ गया? संशय तो रहेगा आपको, नहीं रहेगा? अब देखिए इक्विवेलेंट मास कहते किसको है, इसका यूज या फिर जो हमको अपने कॉन्सेप्ट में यूज करना पड़ेगा आगे जाके, वो किस लिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कुछ साल्ट देता हूं मैं, एग्जाम्पल के लिए आपको एक साल्ट है NaCl, ठीक है। दूसरा साल्ट है अब मान लीजिए ये तीन साल्ट मैंने आपको दिया, कोई दिक्कत? तीन साल्ट जैसे ही पानी में गया, आपको पता है कि साल्ट पानी में जाते ही आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, होगा ना? ये बातें आप 10th में ही पढ़ के आए हैं अभी। तो ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनेगा? Na+, और ये क्या बनेगा? Cl-, ये Ag2+, और ये क्या बनेगा? पोटेशियम प्लस और Cl-। ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है। अब होता है कि एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। मैंने अभी जिसका नाम लिया था कि 12th में आपको पढ़ना भी है, वो वहां पे आपको इन तीनों स्पीसीज के आप मास को देखिए। ऑब्वियस सी बात है, तीनों स्पीसीज का मास क्या होगा? अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अलग अलग एलिमेंट का आयंस है, अलग अलग मास के साथ आएंगे। इन दोनों स्पीसीज को देखिए, इन दोनों का चार्ज क्या है? एक है। इस पे क्या है चार्ज? अलग है कि नहीं? 2+ है। इस पे कितना है? प्लस, और इस पे कितना है? अब वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, मास और चार्ज का रिलेशन। किसका कॉन्सेप्ट है? रिलेशन। मास और चार्ज के रिलेशन से आप लोग वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है, कि कितना चार्ज आप फ्लो करवाएंगे तो कितना मास लिबरेट होगा। ये कॉन्सेप्ट है। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम सुना होगा। इट्स अ प्रोसेस, सब लोग 10th में थोड़ा बहुत देख के आए होंगे। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है कि चार्ज अगर हम फ्लो करवाते हैं आउटर सर्किट से कहीं एनर्जी सोर्स दे करके,
तो आपको जो सिस्टम में जो आयंस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डिसोसिएट्स हो जाते हैं और आपके जो वो कैथोड एंड एनोड पे वो लिबरेट हो जाते हैं, मतलब आपको प्राप्त होते हैं। नहीं, वो एक प्रोसेस है क्या करने का, प्यूरिफाई करने का भी प्रोसेस है ना। एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस भी है जिसमें आपको प्योर मेटल मिलता है, देखेंगे उसके बारे में हम लोग बाद में। उस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आउटर इलेक्ट्रिक सर्किट से जब आप चार्ज फ्लो करवाते हैं तो उसका अमाउंट और कितना लिबरेट होगा आपके कैथोड या एनोड पे, उसका अमाउंट, दोनों में रिलेशन होता है। पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन दोनों में रिलेशन होता है कि कितना चार्ज देंगे, कितना ये लिबरेट करेगा, कितना हमको मिलेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहां से समझिए, चार्ज और मास का रिलेशन है वहां पे, है ये बातें समझ में आ गई, और यूजफुल भी है, आपको यूज भी करना है। अब उसी चार्ज और मास के रिलेशन को लेते हुए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है इक्विवेलेंट मास। कोई दिक्कत, वो बाकी डिटेल में जाएंगे हम लोग चैप्टर में, भी आपको उतना ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, जब हम लोग आएंगे चैप्टर में तो डिटेल में पढ़ेंगे क्या रिलेशन है, कैसे होता है, सब प्रोसेस बाद में। अभी बस इतना समझ लिए कि इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है और उसी इंपॉर्टेंस के कारण हमको इक्विवेलेंट मास पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इक्विवेलेंट मास को लेके कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसको डिफाइन करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए। हर स्पीसीज के लिए इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला बोल दीजिए या तरीका बोल दीजिए, थोड़ा सा अलग अलग। एक बेसिक फॉर्मूला है, मैं वो लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है वो देखेंगे। कोई दिक्कत बोलिए, किसी को नहीं। देखते हैं क्या बेसिक फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, फॉर्मूला बहुत बेसिक है, मोलर मास बाय इट्स वैलेंसी। मोलर मास बाय इट्स, आप उसके वैलेंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको उसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हर एटम का एक वैलेंसी तो होगा ही, अब उसके वैलेंसी से क्या करेंगे आप, अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास। अब ये तो मास रहा, वैलेंसी मतलब उसके कहीं ना कहीं मैं चार्ज की ही बातें कर रहा हूं, एपियर्ड होने वाला, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। वही रिलेशन का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे बाद में, कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं, अब हम लोग यूज कर लेते हैं उसका। ठीक है, समझ लेते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बस। कोई दिक्कत, तो ये तो पहला आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, मोलर मास बाय इट्स। कोई दिक्कत, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का निकालिए इक्विवेलेंट मास, क्या करेंगे आप लोग, इसका मोलर मास होता है 10 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो क्या करेंगे 2 से, तो ये जो 8 ग्राम आ रहा है ये क्या हो गया ऑक्सीजन के वैलेंसी। कोई दिक्कत, मान लीजिए मैं सोडियम की बातें करूंगा तो एक का बोलूंगा इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम, वैलेंसी कितनी होती है, कितना हो गया, कोई दिक्कत, आपको नहीं है ना। तो स्पीसीज के उसके जो वैलेंसी होती है उससे आप क्या कर देंगे, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, हाँ हाँ ठीक है। तो ये पहला बेसिक फॉर्मूला हुआ। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको लिख लेंगे, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये थोड़ा एलिमेंट्स के लिए या एटम के, न्यूट्रल एटम के लिए, अगर आपको आयंस दे दूं, क्या दे दूं,
वैलेंसी वेरिएबल भी तो होती है जी, नहीं होती है? वैलेंसी वेरिएबल भी तो होती है, तो आयनिक फॉर्म में तो डिफर भी हो सकता है ना एलिमेंट, नहीं हो सकता है? तो अगर आयंस मान लीजिए सीधा आयन दे दिया, तब क्या करेंगे? तब उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? किसी को आइडिया देख के, किसी को कुछ नहीं करना है, मोलर मास बाय चार्ज, उस आयन पे जो चार्ज होगा उससे उसको डिवाइड कर दें, बस। ठीक है, मोलर मास बाय, कोई दिक्कत? उस पे जो एपियर्ड चार्ज होगा, आयन है तो चार्ज तो होगा करेगा ना जी, वहां प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मत लगाना, -1 मत लिख देना, चार्ज मतलब 1 2 3 दिस मीन्स, ठीक है, नेचर से कोई लेना देना नहीं, तो वो हमारा क्या दे देगा? इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? बोलिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसा दिया हो, कैल्शियम 2+, आपको क्या निकालना है इसका? क्या करेंगे? हाँ, मोलर मास बाय चार्ज कितना है? बस 2 से, कोई दिक्कत नहीं। हम्म 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 ठीक है, तो हम लोगों ने तो देख लिया एक एटम के लिए, दूसरा आयंस के लिए। अब थोड़ा बहुत और हमको देखना पड़ेगा डिफरेंट स्पीशीज के लिए, क्योंकि थोड़ा सा तो अंतर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देख लिए आयंस के लिए, देख लिए एटम के लिए, अब हम लोग देख लेते हैं एसिड्स के लिए भी। एसिड्स के लिए थोड़ा अलग हो जा रहा है, बतवा वही रहेगा, माहौल थोड़ा अलग अलग बन रहा है, नहीं जी? देखना, एसिड्स के लिए, एसिड मतलब यही नाम आता होगा ना आपके दिमाग में? नहीं, और भी नाम आते हैं, ये 2 नाम जरूर आते होंगे, खूब आप लोगों ने देखा है, इन लोग पूरा झेला है, 1 2 साल झेल के यहाँ तक पहुंचे हैं, क्यों गीतांजलि? ठीक है, अब इसके लिए आपको बताना है HCl के लिए इक्विवेलेंट मास है तो एसिड, अब इसके लिए कैसे बताएंगे इक्विवेलेंट मास? कोई अलग सा फॉर्मूला? बिल्कुल, आपको पता है कि ये एसिड जो है, जैसे ही आपको बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या देता है? वाटर, ऐसा देता है ना? इस रिएक्शन में यही होगा ना? अब ध्यान से अगर कोई आप इसको देखेंगे तो क्या हुआ, H+ आयन यहां से निकला और कहा चला गया? OH- के पास गया है ना? तो बेसिकली एसिड में से क्या निकला है? और एसिड में से H+ आयन निकाल कौन रहा है? ये बेस, मैं नहीं हूं, मैं तो बस दिखा रहा हूं, मैं थोड़ी निकाल रहा हूं। क्या गीतांजलि कैसी बातें कर, निकाल कौन रहा है? एसिड में से कितना H+ निकलेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? बेस पे, और किसी पे नहीं। ठीक है, तो हर एसिड के करस्पॉन्डिंग उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी मतलब कि वो कितना H+ आयन निकाल सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड की। कोई दिक्कत? हर एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है? बेसिसिटी होती है ना उसकी, कि वो कितना H+ निकाल सकता है, और ये किस पे डिपेंड करता है आपको? बेस पे। कोई दिक्कत? तो अगर आपको उसकी बेसिसिटी पता चल गई तो आप आराम से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? बेसिसिटी का मतलब समझ गए ना? एसिड कितना H+ आयन लिबरेट कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी है। कोई दिक्कत? लिख भी देता हूं, number of H+ ion liberated by acid
is its what? बेसिसिटी। ठीक, अब आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है इस दोनों एसिड का। कुछ नहीं करना है, बेसिसिटी बेसिसिटी तो देखते ही पता चल ही जाता है, लगभग नहीं पता चल जाता है, ये देखते ही नहीं पता चल जाता है लगभग, किसी किसी केस में देखते नहीं पता चलेगा, ठीक है, किसी किसी केस के, वैसे जनरली पता चल जाए। जैसे इसमें कितना होगा बेसिसिटी, इसमें बोलिए, हाँ 2, इसमें कोई दिक्कत, बोलिए। तो देखते ही आपको क्या हो जाता है, पता चल जाता है, बेसिसिटी पता चल गई, इक्विवेलेंट मास निकाल लिए। कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होगा फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ एसिड। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रही हो ना। HCl H2SO4 का निकाल के तुरंत बता देंगे कि नहीं बता देंगे जी, बता दीजिए ना, इंतजार किसका कर रहे हैं। HCl का कितना होगा इक्विवेलेंट मास, हेलो लिखो, मोलर मास, मतलब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास इसमें ये सेम ही हो रहा है, क्यों, बेसिसिटी, कोई दिक्कत। अगर H2SO4 का निकालना हो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, मोलर मास कितना होता है इसका, लोग कहते हैं 98 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, समझ गए। इसी की तरह आपको बेस का भी डिफाइन कर लेना होगा। बेस क्या करता है, OH माइनस आयन देता है ना, बेस OH माइनस देता है ना गीतांजलि। तब जैसे ये है NaOH और क्या है BaOH2, ये दोनों बेसेज है कि नहीं है, दोनों OH माइनस देंगे ना, कोई दिक्कत। अब लेकिन इसमें हम लोग किसकी बातें करेंगे, एसिडिटी, बेस में से OH माइनस कौन निकालेगा, एसिड। तो एसिड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना, कितना OH माइनस वो अपने उससे खींच सकता है, एंड जितना OH माइनस वो खींच सकता है दैट इज इट्स एसिडिटी, ठीक है। एसिड की बेसिसिटी होती है, और बेस की क्या होती है, कोई दिक्कत, एसिडिटी से कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सीधा इसका फिर से एक बार डेफिनेशन लिख ही देता हूं, द नंबर ऑफ OH माइनस आयन कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या डिफाइन करना है यहां से, ऑफ बेस, कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ करेंगे, दिखाएगा कैसे फिर, मोलर मास डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है। उन दोनों का भी निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं किसका,
NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं तो बहुत आसान है। मोलर मास कितना होता है इसका? वाह, याद ही हो गया। और कितना OH माइनस, एसिडिटी कितनी इसकी? एक ही है ना, तो इसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होगा? और BaOH2 का अगर मैं देखूं तो कितना होता है इसका? कितना आया BaOH2 का? 1, यस। बाय कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? एक और बच गया, छोटा सा साल्ट के लिए भी देख लेते हैं। साल्ट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। इसको सब लोग लिख चुके हैं ना? देखिए साल्ट के लिए देख लेते हैं। साल्ट तो सभी लोगों को दिखा हुआ है ना, क्या सब होते हैं? NaCl, सबसे पहला साल्ट यही दिमाग में आ जाता है। और दो चार साल्ट का नाम बताइए। वाह, और है ना, ये सब साल्ट है ना, साल्टे है। दिखता है लेकिन ठीक है। उसको संशय है बेचारे को, अभी वो खा के नहीं ना आया है, उसके को डाउट हो जाता है चीज। खा लेना, ठीक है। अब साल्ट के केस में कैसे करोगे जी? मैं तो बताऊंगा ही। क्या करेंगे? हाँ देखो इसको पता है। वाह, क्या करेंगे? बोलो। नहीं, नहीं पता है तो बात क्यों कर रही थी? इधर देखो, साल्ट के केस में हम लोग देखेंगे NaCl, KCl, Na2 में कुछ भी साल्ट हो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ तो दुविधा हो जाती, ना एसिडिटी कर सकते हैं ना बेसिसिटी रख सकते हैं। सिंपल सा रूल है, देखना रूल। मोलर मास बाय मोलर मास बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन। प्लस माइनस नहीं देखना है, कैटायन समझ रहे हो ना? अब साल्ट होगा तो जनरली दो आयंस से मिलके बना ही होता है। एक कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे। आपको किससे मतलब है? कैटायंस के वैलेंसी से, स्पेसिफिक होके बात करो। कैटायंस के वैलेंसी से, वहां +1 +2 मत लगा देना, ठीक है? कोई दिक्कत? तो आप लोग का टास्क क्या है, दिख ही गया होगा। इन तीनों जो दिख रहा है, तीनों साल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल के मुझे अभी बताइए 1 मिनट के अंदर। कैटायन एनायन तो पहचानने आप लोगों को आता ही है, इसमें तो आप लोग पारंगत हो चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग NaCl का देख लेते हैं क्या होगा। सोडियम क्लोराइड, हेलो ओ सोडियम कितना होता है? कैटायन कौन है इसमें? KCl का बोलो। हम्म हम्म
बोलो। 144 कौन बोल रहा था? मैंने अपने से लिख दिया। मेरे बारे में सब एक बात सहमत हो जाते हैं, हमसे कुछ हुआ नहीं कि ये लोग तुरंत गुटबाजी। बैलेंसी सोडियम की यहाँ 2 नहीं हो रही, अरे 2 नहीं है, अरे रे रे, यही तो खेला हो जाता है कभी कभी, खेला होवे। अरे सोडियम की बैलेंसी यहाँ 2 नहीं है, बैलेंसी तो 1 ही है। यहाँ भी 2 माइनस चार्जेस तो बैलेंस करने के लिए ना 2 सोडियम का एटम है। देखा। चलिए तो हम लोग सीख गए, एसिड बेस साल्ट, एटम रहेगा, आयन रहेगा, तो कैसे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, कोई दिक्कत? इक्विवेलेंट मास निकालना हम लोग सीख गए, वाह बहुत बढ़िया। किसी को इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब लेकिन अभी तक तो टर्म पे पहुंचे ही नहीं, नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी पे पहुंचने से पहले अब एक और टर्म को देखना पड़ेगा। अब उस टर्म को देखने के बाद हम लोग फिर नॉर्मेलिटी पे पहुंचेंगे। इतना आसान नहीं है नॉर्मेलिटी पे पहुंचना, समझ रहे हैं? इसलिए धीरे धीरे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे गीतांजलि? हाँ वो वाली पंक्ति याद रखेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घरा, ऋतु आवे फल हो। मीनिंग समझा इसका? नहीं समझा ना? ऑल द प्रोसेस इन नेचर हैपन स्लोली स्लोली स्लोली। ठीक है, हाँ मुझे पता है सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो समझा रहा हूं आपको। और माली क्या करता है, माली साथ कंपेयर करके बता रहा। माली मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या करती है? धीरे धीरे आपको पोषण देती है, धीरे नहीं देती है, रूटीन मेंटेन करके, जैसे पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, नहीं वो धीरे धीरे आपको पोषण देती है, नहीं लगातार। वो माली क्या होता है, जब उसमें फूल आ गया तभी जाके पानी देता है, जब उसने पहली बार उसको देखा होगा पौधे को, पहली बार लगाया होगा पौधे को, उसी समय से वो उसका लालन पालन शुरू कर देता है। लेकिन पौधा में फल कब आती है? ऋतु जब आती है तब जाके फल आती है, नहीं आती है जी। इसका क्या मतलब है कि ऑल द प्रोसेस हैपन साइमल्टेनियसली, कुछ भी नहीं होता, सब में समय लगता है। दिखता जरूर है, लोगों को दिखे अरे इस आम के पेड़ में तो तगड़ा वाला आम आया, वाह, लेकिन ऐसा होता उसके पीछे किसी का मेहनत है। ठीक है, तो आप लोग भी धीरे धीरे काम करते जाएंगे, जब टाइम आएगा आपको फल मिलेगा। ठीक है, ये सबको भी खिलाइएगा, अलग बात है। ठीक, मुझे भी दीजिएगा। ठीक है, 10 साल बाद कि आपका भी कुछ देख के कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। क्यों रिशु? फल मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, किसी को ऐसा नहीं लगाना मैं पैसा मांग रहा हूँ। फिर चलिए आगे बढ़ा जाए। मैंने कहा था एक और टर्म अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो टर्म क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है टर्म? नंबर ऑफ, या फिर कहीं कहीं सीधा लिख देगा आपको ग्राम इक्विवेलेंट। एक ही चीज समझना है, नंबर लगाए ना लगाए आप समझेंगे वही जो मैं अभी समझाऊंगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल ही है, थोड़ा सा अलग है। मोल ही होता तो क्यों पढ़ाता मैं? मोल का भाई समझ लीजिए। मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? बोलिए, खुल के बोलिए। गिवन मास में मोलर मास कर दिया तो नया टर्म इंट्रोड्यूस क्यों करूंगा मैं? बहुत बार देखो, गीतांजलि को सब पता, तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, एनालाइजिंग कैपेसिटी है ही नहीं, सिर्फ गीतांजलि में है। बहुत बढ़िया,
गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, है कि नहीं है? तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ, है ना, मोल, मोल जैसा ही, मोल में भी तो यही करते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास। यहां मोलर मास के जगह क्या यूज कर लेंगे? हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, जो आप उसको कहे। कोई दिक्कत? तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? आपको किसी का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, क्या करेंगे आप? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? तो दिख तो रहा है मोल जैसा ही, बस नंबर में खाली चेंज होगा। सेंस तो वैसा ही आ रहा है ना जी, सेंस तो ऐसा ही आ रहा है ना, बस नंबर में चेंज होगा। वो भी चेंज क्यों होगा? वो जो हर बार वो एन, वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, वो जो टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण। कोई दिक्कत? बोलिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आसान है कि नहीं है? कोई बहुत बड़ा ऐसा तोप चीज तो नहीं है जिसको देख के आप डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। गीतांजलि ने मुस्कुरा दिया, मतलब डरना तो है ही नहीं अपने को, है ही नहीं। डर क्या होता है जी? बहुत बढ़िया। तो अभी अभी निकाल लेंगे पहले एक दो का, ठीक है। ये आप 2 मिनट में करके बताइए। पहले हम लोग H2SO4 को देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। किसके लिए देख लेंगे? H2SO4 के लिए। कितना होगा जी? कितना है गिवन मास? कितना है? सब लोग बनाने में ही लग रहा है। हाँ, 200 बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय इट्स, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? H2SO4 क्या है? हाँ, बेसिसिटी कितनी है? कितना हो गया? हाँ, कोई दिक्कत? दूसरा क्या है जी? क्या है? कितना ग्राम है? कितना होता है मोलर मास? हाँ, वैलेंसी। बहुत बढ़िया। कितना हो गया? हाँ,
ऐसे क्या देख रहे हो? कितना हुआ ये? 0 पॉइंट। लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। कितना हो गया ये? हम्म। 0 पॉइंट। ठीक है। तीसरा। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे निकालोगे? गिवन मास। मोलर मास कितना हो गया इसका? हाँ, 32, 34, 40। और वैलेंसी? हाँ, ओके। एसिडिटी, सॉरी। वैसे अगर इस पार्ट का बैलेंस भी चेक करेंगे तो वो 2 ही आएगा, कैल्शियम। ठीक है ना? कैटायन की वैलेंसी से भी रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, आप अभी समझिए। कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया ये? 50 बाय। हाँ, हाँ, कितना होता है ये? 1.3 रख लें। ओके, समझ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोल का भाई है ना? ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे नॉर्मेलिटी, जो थीम था हमारा। ठीक है, अभी बहुत समय है जी, टेंशन काहे ले रहे हो? तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बहुत सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा ही अंतर है। थोड़ा सा ही क्या है? उधर क्या देख रहे हो? ओ, ठीक है। क्या है? थोड़ी सी नहीं, बहुत सिमिलैरिटी, थोड़ा सा ही अंतर है। ध्यान से बातें नहीं सुनते हो तो, यही तो मैं देख रहा था। गीतांजलि, कहा था ना मैंने, 1 मिनट, कहा था ना मैंने। कोई बात नहीं, यहाँ से फिल्म नहीं आता, करनी पड़ती है। ठीक है, अब नहीं आ रहा हूं ना? अभी तुरंत दिखूंगा। दिख गए ना? ठीक है। अब आप लोग खुद नॉर्मेलिटी को बता सकते हैं। किसी को आ रहा है, फील आ रहा है? फील। मैंने ये भी कह दिया, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में लगभग समानता ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही बोलते हैं ना? यहां पे भी यही चीज होने वाला है, बस मोल के जगह क्या हो जाएगा? बस यही यही है, यही यही अंतर था। समझ रहे हो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ, दैट इज योर नॉर्मेलिटी। अंतर कहाँ है? वहां मोल यूज करते थे, यहाँ मोल का। बस बस बस, कितने समझदार हो तुम लोग।
कोई दिक्कत? हम्म। और डिनोट कैसे करेंगे? एन से कैसे डिनोट करेंगे? बोलिए। कोई दिक्कत? अब बेसिक सा एक फॉर्मूला भी लिख दिया जाए जो इसी के टर्म में रहेगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? ये भी लीटर के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। तो नॉर्मेलिटी आज से आप लोग को याद रहेगा ना? इसको लेके कोई डाउट? मोलैरिटी जैसा ही है ना? अंतर कहाँ आ रहा है? तो आज से आप लोग अब नॉर्मेलिटी भी निकालना सीख चुके हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम्म। दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने कहा कि नॉर्मेलिटीज आप लोग अब आसानी से निकाल सकते हो, मोलैरिटी जैसे कोई नहीं लिखेगा, नो वन। ये तो पहला बेसिक रूल है। मैंने जब कहा जब मैं बोलूंगा मेरी बातें मेरे लिखावट से ज्यादा मायने रखती है। बात मैंने कहा है ना, मैं बोलता ज्यादा हूँ, लिखता उसके कंपैरिजन में बहुत कम हूँ। इसलिए मेरी बातें सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी में जब काफी ज्यादा घनिष्ठता है तो मोलैरिटी वाला वो रिलेशन याद है ना, डाइल्यूशन वाला, M1V1 M2V2, वो रिलेशन यहाँ पे भी फॉलोड होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप डाइल्यूट करेंगे सिस्टम को, सॉल्वेंट डालेंगे अगर सिस्टम में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चेंज होने वाला। फिर से मुझे वो एक्सप्रेशन करके बताने की जरूरत? मैं सीधा डायरेक्ट आपको लिख दूं रिलेशन? कोई किसी को डाउट नहीं? ठीक है, डाइल्यूशन में क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, करेगा ना जी? कोई दिक्कत? ये वाला रिलेशन यहाँ पे भी सही है। N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3 NNVN। कोई दिक्कत? ये रिलेशन नॉर्मेलिटी के लिए भी सही है। किसी को कोई समस्या? क्यों ऐसा सही है? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेगा डाइल्यूशन के केस में? बराबर ही रहेगा। चेंज क्या होता है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम चेंज होता है इसलिए नॉर्मेलिटी चेंज हो जाती है। बट दीज रिलेशन विल बी वैलिड। कोई दिक्कत? इस बात को सभी लोग अब लिख लेंगे। क्या करेंगे रिशु? हाँ, लिख लेंगे।
दोनों क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग करेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ, और इसी के कंपेरेबल मैं नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन करता हूं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ, ऐसे ही करते हैं ना? बोलिए। अब यहां मोलैरिटी दिया हुआ है 5m। अब 5m का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया था? 5 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा एलेबोरेट करके देखते हैं। यह रिलेशन भी पता, सीधा रिलेशन पता चल जाएगा, उस रिलेशन को हमेशा यूज कर लिया करेंगे। देखिए इसको कैसा लिख सकते, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो तो, गिवन मास बाय मोलर मास। अभी पूरा लिखूंगा, घबरा कह जाते हो तुम लोग, तुरंत घबरा जाते हैं। एन, अब उस एन को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे प्रभु के बहुत सारे नाम है ना, जनार्दन, गोपाल, गोविंद, विष्णु, जगतपति, बहुत सारे नाम है ना प्रभु के, बहुत सारे नाम। मतलब संसार के जो स्वामी है, कौन है संसार के स्वामी? कौन पालन करते हैं? ये भी कुछ पता नहीं, ब्रह्मा जी पालन करते हैं। हाँ, तो नारायण के बहुत सारे नाम है। इसी तरह यहाँ पे भी जो नारायण आएंगे, इसके भी बहुत सारे नाम होंगे ना। आप उसको वैलेंसी बोलते हैं, हो जाते हैं। नारायण का नाम सुनने के बाद दिक्कत में पड़ जाते हैं, बुरी प्रवृत्ति के आत्मा। मजाक। आप इसको वैलेंसी बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। सेंस क्या आता है? सेंस एक ही आता है, वैलेंसी वाला। कहीं ना कहीं वो रिलेटेड उसकी वैलेंसी से ही है ना। तो मैं इसको स्पेशल नाम, एक नाम दे देता हूं, नाम दे देता हूं क्या? एन फैक्टर। क्या नाम देता हूं इसको? आप उसको कुछ बोलिए, एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, चार्ज, कुछ बोलिए, मैं उसको क्या नाम दे देता हूं? एक हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब ये जो एन फैक्टर है उछल के कहां जाएगा? रहेगा तो नीचे नहीं रह सकता ना, ना शर्मिंदगी की बात है उसके लिए। तो ऐसा लिखाएगा, एन इंटू गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय। अब इस पूरे टर्म को अगर आप देखें, ये तो यही है ना जी, ये तो यही है ना जी, नहीं है जी, ये मोलैरिटी ही तो है। चिक चिक के कह रहा है कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो यहां पे मोलैरिटी लिख दूं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन इंटू, आ गया रिलेशन जी, आ गया रिलेशन। किसके किसके बीच? 3 बार क्यों बोला? 2 ही तो टर्म में था, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, इसमें तीसरा टर्म कहां से आ गया? तो अगर मोलैरिटी दी हुई है तो नॉर्मेलिटी क्या होगी पता कर लेंगे ना। जरूरत किसकी है आपको? बस हाँ, एन फैक्टर की। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस केस में बोलो, ये 5m है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी?
2 इंटू कितना 10n होगी कि नहीं होगी? कोई दिक्कत? समझ गए? आसान था ना? आज की सेवा मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। कल की बातें कल होगी। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।